साथियों, जय हिंद। कक्षा 12 के भूगोल विषय में भारत लोक और अर्थव्यवस्था बुक से इकाई फर्स्ट में चैप्टर 2 प्रवास, इस चैप्टर से हम इस वीडियो में आज चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके मुख्य बिंदु हैं, इस चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे: प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार, प्रवास का कारण और परिणाम। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम प्रवास को समझेंगे। प्रवास की संकल्पना क्या है? प्रवास, जिसको अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं, ये मुख्यतः जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की प्रक्रिया है। जनसंख्या प्रवास की संकल्पना को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी है। वस्तुतः मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। प्राचीन काल से, जब से मानव का आविर्भाव इस धरती पर हुआ है, तभी से वो गतिशील रहा है। अतः मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता रहा है। आज जब गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं, नई नई सड़कें, विमान, हवाई जहाज हैं, रेलगाड़ियां हैं, तो स्थानांतरण मानव इच्छा का कारण बनता है। इसीलिए प्रवास को सामान्य जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित संख्या में मनों के परिवर्तन के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि बसने के लिए चुने गए स्थानों और छोड़े गए स्थानों दोनों ही समाजों के सामाजिक, व्यावसायिक, जनांगीय संरचना में भी परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। इसकी परिभाषा के रूप में हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा को यहाँ स्थान देंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि प्रवसन या प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष, ग्लोब पर कोई क्षेत्र विशेष हो सकता है, राज्य, जिला, देश, कोई भी भौगोलिक इकाई हो, और दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से बदल जाता है। ये तो हुई हमारी प्रवास की परिभाषा। अब हम समझ गए कि प्रवास क्या है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हमारी इस पुस्तक में कई उदाहरण दे रखे हैं। हम हमारे एक उदाहरण से समझें कि एक विद्यार्थी यदि शहर में जाकर अध्ययन करता है और वो वहीं बस जाता है, तो वो भी उसका एक प्रवास है। ये प्रवास का उदाहरण है। प्रवास को समझने के बाद हम चर्चा करेंगे इसके प्रकार की। प्रवास कितने प्रकार का है? हमारी पाठ्यपुस्तक से एक विद्वान का जिक्र हुआ है, उसको हम साथ ही याद रख लेते हैं। वो विद्वान है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के शब्दों में प्रवास को समझ लेते हैं। प्रवास के प्रकार पढ़ने से पहले फिराक गोरखपुरी ने कहा है, सर जमीन ए हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। भारत देश के संदर्भ में फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे, और इसी से भारत की विरचना हुई। भारत देश में
मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का ये हमारा देश साक्षी रहा है। तात्पर्य, भारत में मध्य और पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से अनेक प्रवासी आकर बसे हैं। अब हम बात करेंगे प्रवास के प्रकार। अगला बिंदु लेते हैं प्रवास का प्रकार। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी, वैसे तो प्रथम जनगणना 1872 में हो चुकी है। पूर्व के वीडियो में हम इस जो प्रथम अध्याय है उसमें चर्चा कर चुके हैं कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन वो एक प्रायोगिक जनगणना थी। अलग अलग समय आयोजित हुई थी उसमें देश के अलग अलग भागों में। सतत जनगणना, प्रथम संचालित जनगणना 1881 में हुई थी और उसी समय प्रवास के आंकड़ों को उस जनगणना में दर्ज करना शुरू कर दिया गया था और उस जनगणना में आंकड़ों को, प्रवास के आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। लेकिन 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें 2 घटक, जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और निवास की अवधि को शामिल किया गया। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को शामिल किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया और उस जनगणना में प्रश्न पूछे गए कि कई प्रश्न पूछे गए थे। कई प्रश्न पूछने का कार्य प्रगणक द्वारा हुआ था। जब भी जनगणना होती है तो एक प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं। प्रगणक का कार्य होता है वो घर घर जाता है, घर के मुखिया से या अन्य सदस्य जो वहाँ उपस्थित होते हैं उनसे वो अनेक प्रश्न पूछते हैं। उनके पास एक प्रश्नावली होती है, उसमें वो प्रश्न पूछते हैं और दर्ज करते जाते हैं। तो उनमें जो प्रश्न पूछे गए उनमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से थे 1981 की जनगणना में कि क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं है तब जन्म के स्थान की, जैसे ग्रामीण है या नगरीय है, उसकी स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का जन्म है तो उस देश के नाम की सूचना उसमें चाहिए गई थी। एक बिंदु इसमें शामिल किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे जाकर प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है, जन्म के स्थान के आधार पर और निवास के स्थान के आधार पर। जन्म के स्थान से तात्पर्य है कि यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, जहाँ गणना हो रही है वो नहीं होकर कोई दूसरा स्थान है तो वो जो उसका जन्म स्थान है जहाँ जन्म होता है व्यक्ति का, और निवास का स्थान जहाँ व्यक्ति रह रहा है, जहाँ निवास कर रहा है। इसको हम यही एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई महिला है और वो महिला शादी से पूर्व है, जहाँ उसका जन्म हुआ है वो उसका जन्म स्थान है, और शादी के बाद में वो अपने ससुराल में जाकर रहने लग गई तो वो उसका निवास का स्थान है। इस तरह से 2 आधारों पर जनगणना में जो प्रवास की गणना होती है वो 2 आधारों पर की जाती है, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। हम प्रवास के प्रकार जान रहे हैं। प्रवास के कितने प्रकार हैं? तो मोटे रूप से 2 प्रकार हैं। प्रवास के 2 भेद हैं मोटे रूप से, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास से तात्पर्य है स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में लोगों का गमन हुआ था। आप्रवास आगमन की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव
किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्यों का आप्रवास होता रहा है। प्रवास के प्रकार उत्प्रवास और आप्रवास। इसी तरह प्रवास की धाराएं दो हैं, आंतरिक प्रवास और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इसके अंतर्गत देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर आना या हमारे देश से दूसरे देश में चले जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास के भी हम चार भेद करते हैं। इसकी चार प्रकार से विभाजन करते हैं आंतरिक प्रवास के। पहला है इसमें ग्रामीण से ग्रामीण, एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करना। दूसरा है इसमें गांव से नगर की ओर। तीसरा है नगर से नगर, और चौथा उपप्रकार है नगर से गांव की ओर। नगर से गांव की ओर आकर कोई व्यक्ति बस जाए तो वो चौथा प्रकार है। भारत में 2011 की जनगणना के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकलित 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल दिया। इस उदाहरण से ये साबित होता है कि मानव कितना गतिशील है। मानव की एक आदत होती है कि वो किसी भी कारण से, कारण कोई सा भी हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, किसी भी कारण से प्रवास करता है। जहाँ तक हो सकता है प्रवास करने की मानव की आदत रही है। ये इसे डाटा से हमें समझ में आता है। तो आंतरिक प्रवास के चार भेद हमने पढ़े, चार उप प्रकार पढ़े, चार उप प्रकार की चर्चा की। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। इसी तरह से देश के अंदर जो आंतरिक प्रवास है उसमें एक इसका और उपभेद है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय से तात्पर्य राज्य के अंदर ही अंदर, एक राज्य में, किसी राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक तहसील से दूसरी तहसील में जो प्रवास होता है, यानी राज्य की सीमाओं के अंदर, वो अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। और अंतर्राज्यीय प्रवास इससे तात्पर्य एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना। जैसे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश से कोई परिवार राजस्थान में आकर बस जाए तो ये कहलाएगा अंतर्राज्यीय प्रवास। और अंतर्राज्यीय प्रवास जयपुर के विराटनगर से कोई व्यक्ति झालावाड़ जिले के किसी तहसील में जाकर बस जाए तो ये उदाहरण है अंतर्राज्यीय प्रवास। थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। विवाह के बाद में ज़्यादातर स्त्रियां अपने ससुराल में जाकर बसती हैं। और इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास गांव से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक होते हैं। यानी आर्थिक कारणों से जो प्रवास होता है दूरी का, अधिक दूरी का, उसमें पुरुषों की प्रधानता होती है। ये देखने को मिलता है कि स्त्रियों की शादी के बाद में जो उनका ससुराल होता है वो बहुत दूर नहीं होता अधिकांश मामलों में, तो वो होता है ज़्यादातर ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। और आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए जो शहरों में जाकर बस जाते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास के ज़्यादातर उदाहरण पुरुषों को लेकर हम देखेंगे। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से आप्रवास और उन देशों की ओर भारत का उत्प्रवास भी हुआ है।
आप्रवास से तात्पर्य हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली कि किसी दूसरे स्थान से आकर बसना आप्रवास, और अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाकर वहाँ बसना वो कहलाता है उत्प्रवास। हमारी बुक में 2 तालिकाएं बनी हुई हैं, 2 चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को आप देखना, तुलना करना, और उस तुलना में आप पाएंगे जो कि पहला जो चित्र है, पहला इसमें चित्र बना हुआ है 2011 की जनगणना के आंकड़े इसमें हैं, और उस चित्र में ग्रामीण से ग्रामीण में जो प्रवास होता है, इस प्रवास में ये दिखा रखा है, ये दर्शा रखा है कि महिलाओं का प्रवास अधिक होता है। ग्रामीण से नगरीय में भी महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है, और नगरों से ग्रामीण में भी महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में, और नगर से नगर में भी महिलाएं अधिक हैं। निवास के अंतिम स्थिति के अनुसार ये अंतर्राज्यीय प्रवास को दर्शाती प्रवास की धाराएं हैं। जनगणना 2011 में यह अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ था। इन 50 लाख व्यक्तियों में से 88.9% हमारे पड़ोसी देशों से आए थे। 88.9% को यदि हम संख्या में दर्ज करें तो करीब 44,45,000 लोग हमारे जो पड़ोसी देशों से आकर बसे हैं। पड़ोसी देश जिनमें मुख्यतः बांग्लादेश, नेपाल और उसके बाद पाकिस्तान। इस जनगणना से इस तथ्य से यह अवगत हो इस तथ्य से हम जान सकते हैं कि 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है यहाँ, और उसमें भी करीब 44,45,000 व्यक्ति बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से आए हैं। थोड़ी चर्चा करें हम भारतीय प्रसार की, कि भारतीय प्रसार कहाँ कहाँ हुआ है। हमारी बुक में ये टॉपिक है, तो इसको 3 तरंगों में बांटा गया है। 3 तरंग या 3 लहर। पहली लहर उपनिवेश काल की है, ब्रिटिश काल की, जिसको ब्रिटिश काल कहते हैं हम, जब अंग्रेजों का शासन था तब प्रसार किस प्रकार से हुआ। दूसरी लहर है नूतन समय, जो नवीन समय, उसको बांट रखा है। और तीसरी तरंग इसमें है जो बिल्कुल नवीनतम तरंग। प्रथम तरंग की बात करें उपनिवेश काल की, तो उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से, जहां हमारे देश की जनसंख्या अत्यधिक है, वहां से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों में भी मुख्य रूप से ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना। प्रिय विद्यार्थियों, ये कैरेबियन द्वीप है जो अमेरिका और मेक्सिको के पूर्व की ओर, और वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला, उसके उत्तर की ओर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अनेक द्वीपीय देश हैं, छोटे छोटे देश। उन देशों में स्थित टापू जैसे देश हैं ये, उन देशों को कहते हैं कैरेबियन देश। और इन कैरेबियन देशों में एक ख़ास बात और है कि वहाँ से एक टीम बनती है क्रिकेट के लिए, वेस्ट इंडीज़, जो 15 देशों से मिलकर बनती है। और ये वेस्ट इंडीज़ वैसे कोई देश नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए इन 15 देशों का एक समूह वेस्ट इंडीज़ के नाम से क्रिकेट खेलता है। तो इन्हीं द्वीपों में से ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना का उदाहरण हमारी बुक में है। इसके साथ ही फिजी और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ से मजदूर ले जाकर बसाए गए। फ्रांसीसियों और जर्मनों के द्वारा रीयूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरिनाम में, फ्रांसीसी और डच लोगों के द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव से व्यक्तियों को ले जाकर अंगोला, मोजाम्बिक और अन्य देशों में लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजा था।
उन क्षेत्रों में जो कि लगभग भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये देश बसे हुए हैं, यहाँ रोपण कृषि की जाती है। तो वहाँ अंग्रेज़ों को, इन पुर्तगालियों को, इन फ्रांसीसियों को हमारे देश से ले जाए गए श्रमिक वहाँ इनके लिए कृषि कार्य करते थे, रोपण कृषि करते थे। ऐसे सभी प्रवास एक अधिनियम के तहत हुए थे जिसको कहते हैं भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट, उसके अंतर्गत ये लोग वहाँ ले जाकर बसाए गए थे। यह गिरमिट एक्ट नामक एक समयबद्ध अनुबंध था, लेकिन ये अनुबंध होते हुए भी इन मजदूरों की जीवन की दशाएं दासों से भी बदतर थी। तो ये तो थी प्रथम लहर, प्रथम तरंग। दूसरी तरंग आधुनिक समय में प्रवास की दूसरी तरंग आधुनिक समय से संबंधित है। इस नूतन समय, ये आधुनिक समय है, इसमें व्यवसायी, शिल्पी, व्यापारी और फैक्ट्री मजदूर आर्थिक अवसरों की तलाश में हमारे देश के निकटवर्ती देशों में जाकर बसे हैं, चले गए हैं यहाँ से। उन निकटवर्ती देशों के उदाहरण हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, जो भारत के पूर्वी भाग में हैं। इन देशों में जाकर ये लोग अपने व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए जाकर बस गए। 1970 के दशक के बाद में पश्चिमी एशिया में अचानक से तेल की खोज, तेल कार्य की वृद्धि होने पर वहाँ जाकर हमारे श्रमिकों ने इस प्रवास को बढ़ावा दिया। आर्थिक कार्य के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए पश्चिमी देशों में गए हैं। पश्चिमी देशों के उदाहरण है जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक। तो तेल कार्य में वो जो विकसित देश हैं, तेल के लिए इनको हम कहेंगे कि जो रीढ़ है दुनिया का, इन देशों में हमारे देश से श्रमिक गए हैं। ऐसे श्रमिक अर्धकुशल और कुशल श्रमिक के रूप में वहाँ गए हैं। और जो तीसरी तरंग है, आधुनिक तरंग ही है, 1960 के दशक के बाद की बात है ये। तो इस तरंग में, इस लहर में, प्रवास की इस लहर में ब्रेन ड्रेन हुआ है, यानी बौद्धिक रूप से सक्षम लोग विदेशों में जाकर बसे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैनेजमेंट से जुड़े हुए, प्रबंधन से जुड़े हुए लोग, परामर्शदाता, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से जुड़े हुए व्यक्ति। ये 1980 के बाद, 1960 के बाद में ये लोग अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी आदि जो विकसित देश हैं वहाँ जाकर निवास करने लग गए। इसको हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, यानी जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो अत्यधिक पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जीवन स्तर उच्च है, वो लोग अपने देश को छोड़कर वहाँ जाकर बस रहे हैं। ये एक नई ट्रेंड है। इस तरह से हमारी भारतीय प्रसार की 3 तरंगियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक तो मजबूरी की वजह से अंग्रेज़ों के काल में, और दूसरी और तीसरी है स्वेच्छा से। तो भारतीय प्रवास के प्रसार के बाद में अगला टॉपिक हम देखते हैं, प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। सभी जगह प्रवास एक जैसा नहीं होता, एक जैसा प्रवास देखने को नहीं मिलता। कुछ राज्यों से उत्प्रवास होता है तो कुछ राज्यों में आप्रवास अधिक होता है। हमारे देश में बीमारू स्टेट, बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बीमारू स्टेट हैं ये। इन राज्यों से और जो थोड़े आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, उनकी ओर प्रवास अधिक देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहाँ जनसंख्या अधिक है और तुलनात्मक रूप से गरीब जनसंख्या है। ये आर्थिक रूप से
संपन्न राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा की तरफ आर्थिक इनकी जो जीविकोपार्जन है, आर्थिक कार्य के जैसे वहाँ पलायन करते हैं। ये श्रमिकों के रूप में वहाँ पलायन करते हैं। महाराष्ट्र, क्रमशः महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, इन राज्यों में सबसे अधिक आप्रवास है। हरियाणा के जैसे ये गुड़गांव है, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं, वहाँ मारुति फैक्ट्री है और उस मारुति फैक्ट्री में अनेक श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार से आकर कार्य करते हैं। और उत्प्रवास के जो राज्य हैं उनमें सबसे ऊपर रखेंगे हम उत्तर प्रदेश और बिहार। ये वो स्टेट हैं जिनकी जनसंख्या का भी अधिक है। इन राज्यों में संसाधनों पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। प्रवास के कारण लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। फिर भी लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कोई एक कारण नहीं है, विविध कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन इन अनेक कारणों को हमें दो बड़े वर्गों में रखकर पढ़ेंगे। पहला तो है प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर, और दूसरा है अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर। पहले कारक में पुश फैक्टर यानी धक्का देना, और मजबूरी में जो प्रवास किया जाता हो वो पुश फैक्टर। जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनता है वो कहलाता है पुश फैक्टर या प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करने वाले कारक। इसकी डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। गाँवों में व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल की सुविधा तत्काल मुहैया नहीं करा सकते, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, इसलिए लोगों को शहर में जाना ही पड़ता है। और इसके अलावा जो पुश फैक्टर हैं उनमें बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, इनकी वजह से व्यक्ति मजबूरी में अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र प्रवास करता है। युद्ध हो जाए सीमा पर, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय संघर्ष हो जाए कहीं, तो इससे भी प्रतिकर्ष पैदा होता है पुश फैक्टर। ये भी पुश फैक्टर का उदाहरण है। जैसे पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो अपनी लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को छोड़कर लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, उनकी मजबूरी थी। और ऐसे ही कई लोग भारत छोड़कर अपनी पुश्तैनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। दूसरी ओर जो अपकर्ष कारक है वो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक पुल फैक्टर, नगरों की जीवन शैली, नगरों की सुविधाएं गाँवों से लोगों को आमंत्रित करती हैं कि नगरों में आकर आप बसिए, नगरों में आइए, क्योंकि नगरों में बेहतर अवसर हैं काम के, कार्य के। वहाँ नियमित काम मिल जाता है, वहाँ वेतन अधिक मिलता है, सुविधाएं अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, शिक्षा के वहाँ बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं। और नगरों में मनोरंजन के स्रोत हैं, परिवहन की सुविधाएं, अच्छी सड़कें, तो उससे गाँव के लोग आकर्षित होते हैं शहरों में जाकर बसने के। तो इसको कहेंगे हम अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर। काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण रहे हैं। 26% कारण पुरुषों के जो प्रवास के रहे हैं वो काम है और रोजगार है। और महिलाओं के लिए देखें तो मात्र 2.3% स्त्रियों के लिए ये प्रवास का कारण बनता है, काम और रोजगार। इसके विपरीत 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत
अपने मायके से बाहर जाती हैं। ऐसे आंकड़े हैं हमारी बुक में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रवास का कारण है वो है महिलाओं का विवाह के बाद में अपने ससुराल में जाकर बस जाना। लेकिन यहाँ एक तथ्य और धातव्य है। मेघालय राज्य इसका अपवाद है। यहाँ स्थिति उलट है। हमारे देश में विवाह की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 4% है। 4% पुरुष ऐसे हैं जो विवाह के बाद अपने ससुराल में घर जमाई बनते हैं और वहाँ बस जाते हैं। विद्यार्थियों, एक तालिका बनी हुई है हमारी किताब में और उस तालिका में अप्रवासियों की संख्या और अप्रवासियों का प्रतिशत दे रखा है। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बता रखा है। 2011 की जनगणना की आंकड़े हैं। इनको एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इन आंकड़ों को आप देखोगे तो जान पाओगे कि सबसे अधिक अप्रवासी हमारे देश में जो आकर बसे हैं वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से 51.2% लोग हमारे देश में आकर बसे हैं और जितने लोग आकर बसे हैं उसमें 88.9% लोग हैं। उनमें हमारे 100% में से 88.9% लोग हैं वो हमारे पड़ोसी देशों से बसे हैं आकर। पाकिस्तान से 17.1% द्वितीय स्थान पर है। तीसरे स्थान पर नेपाल है 15.1% के साथ में। श्रीलंका चौथे स्थान पर है 3.7%। म्यांमार से 1.1% लोग भारत में आकर बसे हैं 5वें स्थान पर। छठे स्थान पर चीन है 0.3%। 7वें स्थान पर भूटान 0.1% और इतनी ही संख्या है 0.1% ही लोग ही आकर बसे हैं अफगानिस्तान से, वो 8वें स्थान पर है। लगभग इस तरह से हमारे देश में लोग आकर बसे हैं पड़ोसी देशों से। अब हम चर्चा करेंगे प्रवास के परिणाम पर। प्रवास के परिणाम एक नहीं अनेक हैं। प्रवास के फायदे भी हैं तो प्रवास के नुकसान भी हैं। प्रवास से गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ भी हो सकता है तो हानि भी हो सकता है। इसके कौन कौन से परिणाम हैं? प्रथम परिणाम हम देखते हैं आर्थिक परिणाम। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के एक प्रमुख स्रोत में से हैं। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। हमने पहले चर्चा की है कि पश्चिम देशों में तेल के कुएं जहाँ हैं वहाँ हमारे श्रमिक कार्य से वहाँ गए हैं और सऊदी अरब, इराक, ईरान इन देशों से वो हुंडियाँ लेकर आते हैं। अब ये हुंडियाँ विदेशी मुद्रा में लेकर आते हैं, विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं, हुंडियाँ प्राप्त करते हैं। अब हुंडी शब्द क्या है? हुंडी शब्द को इसको भी हम समझ लेते हैं। हुंडी क्या है? हुंडी एक पारंपरिक वित्तीय साधन है जिसकी उत्पत्ति मध्यकालीन भारत में हुई थी। हुंडी शब्द की उत्पत्ति और हुंडी ये आधुनिक युग के जो हमारा चेक चलता है, बैंक द्वारा प्रदत्त चेक होता है या बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसी से मिलता जुलता रूप है, उसी का मध्यकालीन रूप है जिसको हुंडी कहते हैं। हुंडी के द्वारा व्यापारी पैसे का लेन देन आदि कार्य करते हैं। तो ये हुंडी प्राप्त होती है विदेशों से। प्रवास की वजह से हमारे देश से विदेशों में लोग गए हैं तो वहाँ से हुंडी प्राप्त करते हैं। और आर्थिक परिणाम में ही हम बात करें, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से कम जनसंख्या वाले राज्यों की ओर लोग प्रवास करते हैं और वहाँ जाकर संसाधनों पर दबाव डाल देते हैं।
कमाने की दृष्टि से, जीविकोपार्जन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सघन जनसंख्या वाले राज्यों से कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में जो लोग जाते हैं वो वहाँ जाकर औद्योगिक दृष्टि से विकसित या हम कहें कि अग्रणी राज्यों में जाकर गंदी बस्तियों का निर्माण करते हैं। वहाँ स्लम, जो नगरों के पास में गंदी बस्तियाँ होती हैं, स्लम जिनको बोलते हैं, उनका विकास इस अनियंत्रित प्रवास का ही एक नेगेटिव फैक्टर है, एक नेगेटिव रिजल्ट है, नकारात्मक परिणाम है। इसका उदाहरण मुंबई का धारावी है। जनांकीय परिणाम में ये होता है कि प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। जहाँ जाकर लोग बसते हैं वहाँ लिंगानुपात में अंतर आ सकता है। उदाहरण के लिए गाँवों से लोग जाकर शहरों में बस जाएं तो वो जाने वाली जनसंख्या होगी पुरुषों की अधिक होगी, तो शहरों में स्त्रियों की संख्या कम हो जाएगी, यानी लिंगानुपात विपरीत हो जाएगा। और जिन गांवों से पुरुषों की संख्या शहरों में जाकर बस गई तो पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक रह जाती है। ऐसे उदाहरण पश्चिम राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जहां से अब तो ये स्थिति बदल गई, लेकिन पहले कुछ वर्षों पहले पश्चिम राजस्थान के जो पुरुष थे वो देश के अन्यत्र भागों में चले गए, और अन्यत्र भागों में जाने के कारण वहाँ गांव में मोस्टली स्त्रियां ही निवास करती आपको नज़र आ जाएंगी। हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, पुरुष भी स्थानीय रूप में कार्य करने लग गए, वहाँ आसपास ही वो काम धंधे तलाशने लग गए। पहले ऐसा होता था, तो लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। और जो कुशल लोग होते हैं, दक्ष लोग होते हैं, अच्छे बौद्धिक क्षमता के जो बच्चे होते हैं, वो काम की तलाश में अच्छे सिटी में चले जाते हैं, बेंगलुरु में, मुंबई में। तो वहाँ बौद्धिक लोगों का जमावड़ हो जाता है, और पीछे उनके गांव में, वो गांव उन गाँवों में एक तरह से पिछड़ापन सा रह जाता है। तो ये जनांगीय परिणाम है। जहाँ से वो चले जाते हैं तो जहाँ उनका गांव वो पीछे रह गए, वो तो वहाँ से तो ब्रेन ड्रेन हो गया, और जहाँ जाकर बसे हैं वो शहर या वो राज्य, वहाँ उनकी जो उनका ब्रेन है उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। सामाजिक परिणाम, प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदने और मिश्र संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है, और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है। ये इसका अच्छा परिणाम है कि अनेक संस्कृतियों के लोग जब एक जगह मिलते हैं, एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, तो उनमें उनकी संस्कृतियों में आदान प्रदान होता है और मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। लेकिन इसका नेगेटिव रिजल्ट भी है, क्योंकि ऐसी भीड़ में वो गुमनामी जैसी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, और उनमें खिन्नता की एक भावना जन्म ले लेती है। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और ड्रग्स का दुरुपयोग करने की ओर प्रेरित कर देती है। ऐसे लोग खिन्न होकर ड्रग्स लेने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इसका दुष्परिणाम कहा जा सकता है। और एक इसका परिणाम है पर्यावरणीय परिणाम, पर्यावरण से संबंधित। अभी हमने चर्चा की धारावी बस्ती जो मुंबई के पास में है, एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है वो। तो पर्यावरण का नुकसान, पर्यावरण की हानि होती है प्रवास में। नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है, गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। जब प्रवासी मजदूर बड़े शहरों में श्रमिक कार्य के लिए जाते हैं तो उनको महंगी दरों पर रूम्स अवेलेबल नहीं होते, वो उनको लेने में सक्षम नहीं होते, तो वो शहर के निकट ही छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लग जाते हैं, और उससे गंदी बस्तियों का निर्माण होता है।
जो उस शहर का एक तरह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। इन गंदी बस्तियों में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं होता। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगरों का जो भौम जल स्तर है वो गिरता है। वायु प्रदूषण, वायुमल के निपटान, सीवरेज जिसको बोलते हैं, शहरों का जो सीवरेज सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। ठोस कचरे के प्रबंधन की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अन्य परिणामों में हम गिना सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं। अभी मैंने पश्चिमी राजस्थान का जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण को यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं, जिससे होता यह है कि उन स्त्रियों पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। घर का कार्य संभालने के साथ साथ वो कृषि कार्य, पशुपालन देखती हैं और मुखिया का साथ नहीं होने के कारण वो मानसिक रूप से दबाव महसूस करती हैं। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है। इस तरह से हमने इस पाठ को कंप्लीट किया है। कुछ टॉपिक्स, कुछ तालिकाएं, कुछ डायग्राम्स बुक्स में हैं, उनको आप देखिएगा, समझिएगा। आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने आपको जो चर्चा की आप इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताइए। तीसरा अध्याय लेकर मानव विकास आपके पास वीडियो के रूप में मैं जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।